जय भीम साथियों। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, इस विषय से आप निश्चित रूप से अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि राजनीति की लगाम शिक्षा के बगैर हाथ नहीं आने वाली। यह विषय है और इस विषय पर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम प्रस्तुत करेंगे। बाबा साहब का ऐसा स्पीच जो बाबा साहब ने 14 जनवरी 1948 को दिया था। सम्मानित साथियों, इस भाषण में 14 जनवरी 1948 के बाबा साहब के इस भाषण से अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपकी निश्चित रूप से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह भाषण सुनने के बाद आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे कि आप निश्चित रूप से अनुसरण करने के लिए प्रेरित होंगे और अनुसरण करेंगे, क्योंकि यहां पर दो बातों पर विशेष फोकस बाबा साहब करते हैं। एक भाषण कला को लेकर बहुत विस्तार से बाबा साहब ने यह बात की है, और क्यों ना करें इस मुद्दे को लेकर बात, क्योंकि बाबा साहब ऐसे कार्यक्रम में मौजूद हैं जहां पर भाषण कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, और ऐसे छात्र जो दिन भर तो मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को 2 घंटे पढ़ाई करते हैं और रात के समय मुझे पढ़ाई करते हैं, उनकी जो कक्षाएं चलती हैं, उन छात्रों को संबोधित बाबा साहब करने आए थे। भाषण प्रतियोगिता कराई गई और उस भाषण प्रतियोगिता को बड़ी आत्मीयता के साथ बाबा साहब ने सुना और वहां पर अपना स्पीच दिया। तो अपनी जब स्पीच बाबा साहब देते हैं तो भाषण कला को लेकर हर वो बारीकी पर बाबा साहब जिक्र करते हैं, और बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि हम एक जमाने में जब हम नौकरी करते थे एल्फिन कॉलेज में, तो वहां पर हम छात्रों के सामने बोलने में हिचकिचाते थे, हम डरपोक टाइप के रहे हैं, लेकिन कैसे बाबा साहब ने अपने आप को एक साहसिक वक्ता, एक अच्छे वक्ता के रूप में अपने आप को निखारा। इस बात को हम सभी इस बात को महसूस करते हैं। आज की तारीख में तो वो कला बाबा साहब यहां जिक्र करते हैं कि कैसे उन्होंने कड़ी मेहनत करके एक अच्छे वक्ता के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। तो निश्चित है कि आप भी जरूर ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहब ने अच्छे वक्ता के रूप में कैसे काम किया, बाबा साहब अच्छे वक्ता के रूप में बने। दूसरी बात, बाबा साहब यहां पर पहनावे को लेकर कि हमारे कपड़े किस तरह के होने चाहिए, कब किस फंक्शन में किस तरह के कपड़े होने चाहिए, इस पर बहुत बारीकी से प्रकाश डाला है बाबा साहब ने। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आज का वीडियो लंबा हो सकता है, इससे पहले आपने कभी सुना हो ना सुना हो, लेकिन आज का वीडियो, आज का बाबा साहब का स्पीच अगर आप अंत तक सुनेंगे तो निश्चित है एक यूं कहे कि परिवर्तन हो जाएगा हमारे जीवन में। सम्मानित साथियों, बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। 14 जनवरी 1948 के दिन मुंबई के धोबी तालाब नाइट स्कूल के छात्रों की भाषण प्रतियोगिता समारोह शाम 8 बजे सिद्धार्थ कॉलेज में होती है। इस समारोह की 2 बातें विशेष थीं जो सहज ही प्रकट हो रही थीं। पहली खास बात यह थी कि अंग्रेजी के ABC अक्षरों का विस्तार कैसे किया जाता है, यह सीखने वाले इन छात्रों के इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बड़ी आत्मीयता के साथ उपस्थित थे। दूसरी खासियत थी छात्रों में हीन भावना, दरिद्रता के कारण जिन युवकों को बचपन में ही मन मसोस कर स्कूल की सीढ़ियां उतरकर मिल कारखानों की राह पकड़नी पड़ी थी। ऐसे 350 युवक अब नौकरी करते करते इस नाइट स्कूल में पढ़ने लगे। इन्हीं छात्रों का यह कार्यक्रम था। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के वाइस चेयरमैन DG जाधव को आमंत्रित किया गया था। भाषण प्रतियोगिता के 3 विषय यहां पर रखे गए थे। पहला विषय था अस्पृश्य युवकों के कर्तव्य क्या है। दूसरा विषय था हिंदू धर्म के बारे में मुझे क्या लगता है। तीसरा महत्वपूर्ण मनोरंजक विषय था फिल्में देखना अच्छा है या बुरा। 9 छात्रों ने इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था और पुरस्कार जीते। इस अवसर पर नाइट स्कूल के प्रबंधक, वाद विवाद मंडल के सचिव और समारोह अध्यक्ष के भाषण हुए। उनके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पीच देना शुरू किया, अपना भाषण देना शुरू किया। और क्या कुछ कहा, अब हम आपके समक्ष रखेंगे। बाबा साहब ने कहा, प्रिय मित्रों, आज जो भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ है और उसमें जिन छात्रों ने हिस्सा लिया है, उनकी सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है। ऐसा मुझे लगता है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था उनका काम उत्सुकता जगाने वाला रहा। ऐसा शायद खुद उन्हें भी नहीं लगता होगा।
इसमें निराश होने जैसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि यह आपका पहला ही अवसर हो। जिन्होंने कोशिश करके इतने बड़े जन समुदाय के सामने बोलने का साहस किया, वे सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं। भाषण एक कला है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस कला को सीखने में कुछ लोगों में यह कला पैदाइशी हो सकती है। महाराष्ट्र में नामदार गोखले निष्णात वक्ता थे। वो एक एक्सपर्ट वक्ता थे, इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। कोल्हापुर के राजा राम कॉलेज में नामदार गोखले प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे थे। इस दौरान किसी वक्ता का वहां भाषण हुआ। मेहमानों के प्रति आभार प्रकट करने का कार्य आयुष्मान गोखले को दिया गया। आयुष्मान गोखले अपना भाषण लिखकर लाए थे। इतना ही नहीं, भाषण उन्होंने याद भी कर लिया था, लेकिन वे जब बोल रहे थे तभी किसी ने कुछ इशारा कर दिया और वे अपना भाषण भूल गए। 1-2 मिनटों में ही वे सभागार से बाहर चले गए। ये इस घटना ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया। मैकाले नामक एक लेखक की सारी किताबें याद करने की उन्होंने ठान ली। मैकाले का पूरा साहित्य उन्होंने याद कर लिया। उनके कमरे में हर तरफ आईने लगे हुए थे। भाषण करते हुए वे अपने आप को आईने में देखा करते। भाषण करते हुए अपने हाथ, अपने बाल, अपनी मुद्राएं वे आईने में देखा करते थे। कैसे आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं? अकेले में प्रैक्टिस करेंगे बोलने की तो निश्चित रूप से सुधार दर सुधार आपका होता चला जाएगा। लेकिन अपनी भाव भाषण देने के दौरान क्या हो, इसके लिए आप निश्चित रूप से जिस तरह से यहां आईना लगा था, गोखले का ऐसे आप भी अपने किसी कमरे में आईना लगा सकते हैं और एक अच्छे वक्ता बनने के लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, आगे बाबा साहब कहते हैं कि आजकल मिस्टर चर्चिल को हाउस ऑफ कॉमन्स में अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व रखने वाला वक्ता माना जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में जाने से पहले वह भी अपना भाषण लिखकर तैयार रखते हैं। वह तत्कालिक पर बोलने वाले वक्ता नहीं है। श्रोताओं से आश्चर्य निकले, अपने को कुशाग्र में अग्रणी माना जाए, इसलिए महत्वपूर्ण लोकोक्तियां वह अपने शर्ट के स्टिक कप पर लेकर ले जाते हैं। किसी के विरोध के बाद ही उनके भाषण में रंग चढ़ता है। मिस विकल्स यह जानती थी। तब लेबर पार्टी ने तय किया कि उनके भाषण का विरोध नहीं करेंगे, ताकि उनके भाषणों की रंगत ही ना बढ़े। इससे चर्चिल के भाषण एकदम असरहीन होने लगे। इसीलिए आप लोगों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रजातंत्र के युग में बेहतरीन भाषण कला की बहुत जरूरत होती है। जो बोलने की कला के सहारे दुश्मन का मन जीत लेता है, वह महापुरुष होता है। समान साथियों, यह कला हम सभी को अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि प्रजातंत्र में और हम लोग प्रजातंत्र में रहते हैं। एक भारत एक प्रजा आंतरिक देश है, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं। और उसी प्रक्रिया में इस समय लोकतंत्र का पर्व चुनाव चल रहा है, जहां जिन चरणों में वोटिंग हो, चुनाव हो। हमारा आपसे निवेदन है, बढ़ चढ़कर मतदान करें, क्योंकि बाबा साहब के कड़े संघर्ष की बदौलत हमारे समाज को वोट देने का अधिकार मिला है। 1935 से पहले हमारे समाज को मतदान का अधिकार नहीं था, लेकिन आज ये मतदान का जो अधिकार, वोट का अधिकार जो हमें मिला है, बाबा साहब स्वयं इस बात को कहते हैं कि एक कड़े संघर्ष की बदौलत मिली। इसलिए सम्मानित साथियों, हमारा निवेदन है, वोट का इस्तेमाल जरूर करें। और अब आपको मालूम है कि कैसे आप सम्मान स्वाभिमान के लिए वोट कर सकते हैं। इस कला को आत्मसात करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। मैं खुद भी पहले डरपोक था। एल्फिन कॉलेज में जब मैं प्रोफेसर था, तब छात्रों के सामने भाषण देते समय शुरू में मेरा मन डामाडोल हुआ करता था। उच्च वर्णी का बच्चा बोला तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, ऐसा डर मुझे लगता था। बहस भाषियों में मैंने ज्यादातर हिस्सा नहीं लिया। उस वक्त मुझे लगता नहीं था कि मैं अच्छा बोल पाऊंगा, अंग्रेजी भाषा में अच्छी तरह लिख सकता हूं। कम से कम मुझे इस वक्त ऐसा लगता था, लेकिन उस वक्त ऐसा लगता था। लेकिन कड़ी मेहनत और लगन को अपनाकर मैंने यह कला विकसित की है। कड़ी लगन और मेहनत बेहद जरूरी होता है। कोई भी चीज सीखने के लिए अगर आपके अंदर कड़ी मेहनत और लगन है और बिल्कुल आप शून्य पर खड़े हैं, लेकिन शून्य से शिखर छूने में आपको वक्त नहीं लगेगा। बस शर्त है कि निरंतर आपको मेहनत और लगन से लगना होगा। बाबा साहब कहते हैं, इससे बेहतर कोई भी कुछ अधिक बता नहीं पाएगा।
इस बारे में यकीन होने के बाद ही अपना भाषण दिया करता था। आज युवाओं में जो जागरूकता देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि वे समाज में कुछ स्थान हासिल करना चाहते हैं, सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, अपने पुरखों की तरह कलंकित जीवन में नहीं बिताना चाहते। सभी के भाषणों में मुझे यही स्वर सुनाई दिया है, आपको शिक्षा और विद्या के बिना अपना उद्धार संभव नहीं है। अपने जीवन में मैंने कई तरह के काम किए। राजनीति में मेरे जीवन का महत्वपूर्ण समय बीता है। अभी राजनीति की लगाम उच्च वर्णों के हाथ में है। लगाम को अपने ही पास रखने के लिए उच्च वर्णी की कोशिश जे जान से चल रही है। श्रेष्ठ दर्जे की मौके की जगह हासिल करने के लिए जो शिक्षा चाहिए वह उच्च वर्णिंचानु में है। तब हम आपसे प्रश्न करते हैं, आप महसूस करते होंगे कि वोट की खातिर बहुत सारे लोग इस समय बाबा साहेब की फोटो उठाकर घूम रहे हैं। कोई सीने से लगा लेता है बाबा साहेब की फोटो को और लगाकर समाज के बीच जाता है और वोट खींच लेता है अस्पृश्य का, दलितों का, अनुसूचित जाति जनजाति, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का। लेकिन उनसे यह पूछना चाहिए समाज को कि क्या वे इस समाज के हित के लिए कुछ करने वाले हैं? क्या इसके स्वाभिमान की रक्षा, इसके सुरक्षा के जो संविधान की रक्षा है, उसकी रक्षा के लिए कुछ प्रयास करेंगे? और क्या करेंगे? क्या करने की उनकी कार्य योजना है? सम्मानित साथियों, आपने महसूस किया होगा कि इस तरह की परिस्थितियों में हम अपने आप को पाते हैं। जिस तरह से बाबा साहब लगातार आपने देखा, महसूस किया, बाबा साहब स्वयं इस मौके पर कहते हैं कि हमने लंबा समय राजनीति में बिताया है और बिता रहे हैं, लेकिन आज भी राजनीति की जो लगाम है वह उच्च वनियों के हाथों में है। हमारे हाथों में राजनीति की लगाम आनी चाहिए। यह संदेश है इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तो इसके लिए निश्चित रूप से हमें बहुत ही बुद्धिजीवी समझदारी के साथ बुद्धिजीवी होने का परिचय देना चाहिए। हर इलेक्शन में बाबा साहब कहते हैं कि कहा जाता है कि जिसके हाथ में पालने यानी कि झूले की डोर होती है वही दुनिया का उद्धार कर सकता है। इसी प्रकार राजनीति की लगाम विद्या के बगैर अपने हाथ नहीं आने वाली सत्ता को अपने कब्जे में करने के लिए कई लोगों की कोशिश जारी है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। इस फर्क की जड़ यही है। इंजीनियर, कलेक्टर आदि पद उच्च वनियों को केवल इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनके पास विद्या है। 100 में से करीब करब 999 इंजीनियर, 99 कलेक्टर उच्च वर्ण के होते हैं। सम्मानित साथियों, विचार कीजिए, यह बात 1948 की है, जब एस में 999 कलेक्टर इंजीनियर उच्च वर्ण के हुआ करते थे। तब बाबा साहेब यह बात कहते हैं, यह इच्छा जाहिर करते हैं, एक तरह से यह कहने की कोशिश करते हैं कि यदि हमारे लोग अधिकांश इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उच्च वर्ण के लोग सॉरी कलेक्टर हो, तो ऐसे में हम इस राजनीति की डोर अपने हाथ में ले लेंगे। तो ऐसे में आप विचार कीजिए सम्मानित साथियों, वर्तमान परिदृश्य में मैं समझता हूं कम से कम एक तिहाई समाज हमारे अपने समाज अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और एससी एसटी ओबीसी को मिलाएंगे तो 50 पर से कहीं ज्यादा लोग इंजीनियर, क्लर्क, डॉक्टर ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके क्या राजनीति की डोर हमारे हाथ में है? और यदि नहीं है तो बाबा साहब ने यहां किससे उम्मीद की है, जिसे शिक्षा की बदौलत, जो कभी शिक्षा के दरवाजे नहीं हमारे समाज के लिए खुले थे, आज दरवाजे खुले हैं। शिक्षा का दरवाजा जिन्होंने खोलने का कार्य किया हमारे लिए, उन्होंने हमें से यह उम्मीद लगाए थे कि राजनीति की डोर भी हम अपने हाथ में लेंगे। लेकिन हम ही अगर किसी के बहकावे में आ जाएंगे, खासकर चुनाव के वक्त, तो कैसे अपनी डोर, राजनीति की डोर अपने हाथों में आएगी? बड़ी समझदारी के साथ हम सभी को आगे बढ़ना है। बाबा साहब के संदेश की गहराई को समझना। मेरे साथियों, बाबा साहब कहते हैं अपने मातहत की जगह भी अपने ही लोगों को देते रहते हैं। केवल क्लर्क बनने के लिए इस नाइट स्कूल का लाभ आपको नहीं मिलेगा, बल्कि मौके की जगह पाने के लिए भी आप काबिल बनेंगे रात्र के स्कूल की कोशिशें प्रशंसनीय है। इस स्कूल की मैं जितनी हो सके हर तरह से मदद करूंगा। नाइट स्कूल को सालाना की ग्रांट देने का मैंने निश्चय किया है। साथ ही पाठ्य पुस्तकों के लिए जो 200 की जरूरत पड़ेगी वह भी मैं दूंगा। अर्थात जो देना मेरे लिए संभव है वह सब कुछ दूंगा। आप सबको इस बात का लाभ उठाना होगा
और एक बात, आप लोगों को साफ सुथरा रहना होगा। यहाँ कुछ छात्रों को मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने देखा है। किसी मैगजीन के एक अंक में महार और उनके जगमगाते कपड़े शीर्षक से एक लेख छपा है। असल में ओ बस स्थिति नहीं है, बल्कि केवल प्रशंसा है। कहावत मशहूर है, एक नूर आदमी 10 नूर कपड़ा बाहर निकलते समय आपके कपड़े बिल्कुल साफ होने चाहिए। आप पहनावा देखकर ही लोगों के मन में पहपले आपके बारे में आदर उत्पन्न होना चाहिए। मेरा काफी पैसा कपड़ों पर ही खर्च होता है। ये बात बाबा साहब कहते हैं। शर्ट पैट कॉलर्स मेरे पास कितने हैं इसका खुद मुझे भी अंदाजा नहीं है। ये बात सच है कि मेरे पास दर्जनों कपड़े हैं। कई बार उन सब से इतना उब जाता हूं कि लगता है कि सबकी नीलामी कर दूं। जिस प्रकार आपको साफ सुथरा रहना होगा, उसी प्रकार आपको स्वाभिमान के साथ भी रहना होगा। बहुत बड़ा संदेश बाबा साहब ने अंत में यहां पर दे दिया कि जिस तरह से आपको साफ सुथरा रहना है, वैसे ही आपको स्वाभिमान के साथ रहना होगा। स्वाभिमान कैसा? बहुत सारे लोग आज भी इस बात को कहते हैं कि साहब, हम आपकी बराबरी कहां कर पाएंगे, हम आपकी बराबरी में नहीं हैं। यानी कि कुछ इस तरह इस अंदाज में कहते हैं। देखिए, बाबा साहब कहते पाटल, मैं आपके जूते बराबर हूं वाली सोच ये छोड़ दे चाहिए। किसी से अपमान सहने के बजाय मैं मर जाना पसंद करूंगा, ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए। यह है स्वाभिमान। मेरे साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि आपको खूब पढ़ना चाहिए। हर रोज एक आध किताब पढ़ने की आदत आपको डालनी चाहिए। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आप में आत्मविश्वास पैदा होगा। ज्ञान की बदौलत सम्मानित साथियों, आत्मविश्वास बढ़ता है। अपनी नई इमारत खड़ी हो जाने पर 1 से 2000 छात्रों का प्रबंध किया जा सकता है। दिन भर काम कर रात 8 से 10 बजे तक आप पढ़ाई करते हैं। यह निश्चित ही प्रशंसनीय है। आप सबको सफलता मिले, यही कामना मैं करता हूं। आज का पहला प्रश्न, बद्ध सत्व। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी सोच और छात्रों के सोच में क्या अंतर का वर्णन किया है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा और विद्या के बारे में क्या संदर्भ दिया है? संदर्भ में क्या कुछ कहा है? सम्मानित साथियों, आप जरूर बताइए। पहनावे के बारे में कपड़े हमारे कैसे होने चाहिए, स्वाभिमान कैसा होना चाहिए, इस संबंध में विवाह सा ने बहुत विस्तार से बताया। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और हां, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो